alaikum and welcome back to the next lecture of the fundamental unit of life, that is the cell. Okay, so this is the lecture 2, and what this is about, we will be talking today about the modern cell theory. ठीक है बेटा, तो आज जो बात करेंगे हम वो करेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी. सो एक्चुअली जो आपका चैप्टर है उसमें सेल थ्योरी है, बट देर आर सम ऑफ द पॉइंट्स या पोस्टलेट्स जो कि एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं. वो किस वजह से हुए? क्योंकि साइंस ने जो है बहुत तरक्की की, ठीक है, तो हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स बनते गए और हमारा जो सेल थ्योरी है वो भी मॉडर्नाइज हो गया. इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्कवरीज आ गई जो कि अब आपके स्टडीज़ में जो है, आपके सब्जेक्ट्स में जो है, आपके बायोलॉजी में ऐड हुई है. ठीक है, तो ये है मॉडर्न सेल थ्योरी. बिफोर हम मॉडर्न सेल थ्योरी को पढ़ने जाएं, थोड़ा सा जो हमारा लास्ट प्रीवियस लेक्चर है उसको थोड़ा जो है रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा, तो हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था क्या कहते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो था प्रोटोप्लाज्म. अगर आपको याद होगा तो वो प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ा था. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. तो हमने कहा था ये प्रोटोप्लाज्म जो है, एक्चुअली दिस वाज अ टर्म दैट वाज गिवन बाय J.E. पर्किंजी. ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या था? इट वाज एक्चुअली द लिविंग फ्लूइड. इट वाज द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल. ठीक है बेटा, लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड द सेल. ओके, ये जो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास है, ये जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस है, ये कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इसी को हम मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते थे. ठीक है बेटा, हुई थी ये बात. तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म. एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय J.E. पर्किंजी. मे बी कहीं पे MCQ आपको आए. ठीक है, नंबर सेकंड जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, दैट वाज प्रोटोप्लास्ट. दिस वाज द सेकंड टर्म, प्रोटोप्लास्ट. ठीक है बेटा, प्रोटोप्लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी. व्हाट वाज दैट? मे बी यू कैन गेस. एक था न्यूक्लियस, ठीक है, और सेम था साइटोप्लाज्म. ठीक है बेटा, एंड इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन थी, दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड मैंने जो आपको एक बात कही थी, और इसको हम मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट. मैंने आपको एक बात कही थी, जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखी थी, दैट वर एक्चुअली द डेड सेल्स. वहाँ पर उसने सेल वॉल्स ही देखे थे. ठीक है, अंदर वाला जो लिविंग फ्लूइड था, यानी कि ये जो प्रोटोप्लाज्म था, ये वहाँ प्रेजेंट नहीं था. इसीलिए रॉबर्ट हुक को वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स लगे थे. ठीक है बेटा, एक बात. नंबर सेकंड जो हमने देखा, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं. ठीक, अब ये पिछले वाले लेक्चर का कुछ लास्ट पार्ट रह गया था. ठीक है, अब आज थोड़ी सी बात करेंगे हम मॉडर्न सेल थ्योरी की. बिफोर दैट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हमें सेल असल में देखनी हो, ये जो सेल है ये कैसी दिखती है, ठीक है, या हम ये सेल कहाँ देख सकते हैं? अपने हाथों पे तो हम सेल नहीं देख सकते. ठीक है, ऐसे वी कैन सी इट बाय आवर नेकेड आइज. ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो सेल है इसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. ठीक है बेटा, तो व्हाट वी विल डू, यूँ तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, स्टिल वी विल ट्राई टू डू इट. ठीक है बेटा, तो पहली बात, लेट्स टेक अ ब्लड स्मीयर. फॉर एग्जांपल हम एक ब्लड टेस्ट करेंगे जहाँ पर हम अपनी सेल्स देख पाएंगे. ठीक है, ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एक ब्लड स्मीयर लेंगे. ब्लड स्मीयर, लेट मी शो यू, आई ट्राई. हम एक ब्लड स्मीयर लेंगे. ठीक है बेटा, ब्लड स्मीयर लेने की कोशिश करेंगे हम. ये लो, ये आ गई हमारी ब्लड स्मीयर. ठीक, तो ये है ब्लड स्मीयर हमारी, जैसा कि आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ इधर, दिस इज़ द ब्लड स्मीयर. अब हम इस ब्लड स्मीयर को क्या करेंगे? वी विल टेक इट टू द माइक्रोस्कोप.
हमने इसको माइक्रोस्कोप पर ले लिया। किस वाले माइक्रोस्कोप पर? जो कि हमारा एक्चुअली जो हमारे स्कूल्स होते हैं इनमें हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो आप ये याद रखो, जो ये जो क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप्स हमारे आमतौर पर हमारे स्कूल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, सॉरी, उन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है बेटा, माइक्रोस्कोप तो लग नहीं रहा, उन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, छोड़ो आप, माइक्रोस्कोप नहीं आ रहा है यहाँ। तो माइक्रोस्कोप पर हम इस ब्लड स्मीयर को लेंगे। अब जब हम इस ब्लड स्मीयर पर मैग्नीफाइंग पावर्स लगाएंगे हमें कुछ सेल्स देखने को मिलेंगे। आप सब जानते होंगे जो हमारी ब्लड में सेल्स होती हैं वही हम देख पाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। 3 मैन सेल्स है बेटा जो हम माइक्रोस्कोप्स में देख सकते हैं आफ्टर रीडिंग द ब्लड स्मीयर अंडर इट। ठीक है, one of the cells is an important one of the cells is RBCs। ठीक है बेटा, पहली वाली सेल जो हम देख पाएंगे वो क्या है? RBCs, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ये हम देख पाएंगे, रेड ब्लड सेल्स। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर है? इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो हम रेड ब्लड सेल्स देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, लेट मी चेंज द पेज। रेड ब्लड सेल्स के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स आप याद रखना चाहोगे सो रख लो। पहला पॉइंट अगर आप याद रखोगे, ये जो रेड ब्लड सेल्स है दीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, दीज आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन ब्लड। ठीक है, इन ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे या आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, व्हाई आर दीज रेड? ये रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है? ठीक है, रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है? रेड ब्लड सेल्स आर रेड because of the presence of hemoglobin in it। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा ये एक पिगमेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। अब अगर हम डीपली जाने की कोशिश करेंगे, वी विल गो बट नॉट इन दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, आगे जाकर हम देखने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड हाई है, स्टैंडर्ड ये लो है आपका क्लास 9। सो आप इतना याद रखो कि ये जो हीमोग्लोबिन है एक पिगमेंट है जिसकी वजह से जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ये क्या होती है? रेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर आप याद रखोगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, ये रखोगे कि ये इनकी शेप कैसी होती है, दीज आर सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर एंड सर्कुलर व्हाटएवर, ये बाइकनकेव होती है। ठीक है बेटा, ये बाइकनकेव होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो रेड ब्लड सेल्स ये दिखने में कैसी होती है? डिस्क लाइक, दिखने में कैसी होती है? डिस्क लाइक इन अपीयरेंस। ठीक है, और तीसरी बात आप याद रखोगे रेड ब्लड सेल्स में वो ये है कि दीज आर विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है बेटा, कितने पॉइंट्स है ये? 4 पॉइंट्स। अगर आप याद रखना चाहोगे तो ये 4 पॉइंट्स याद रखोगे आप कहाँ? रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो वन ऑफ द सेल्स दैट हमें अंडर द माइक्रोस्कोप दिखती है वो क्या है? रेड ब्लड सेल्स। नंबर सेकंड टाइप ऑफ सेल जो हमें अपने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती है दैट इज़ द WBC या WBCs दिखती है हमें, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की बात अगर हम करेंगे तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्स है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, इन्हें आर्मी ऑफ इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर हम देखेंगे इन्हें, जैसे हमारे आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर ल्यूकोसाइट्स या कहीं डब्ल्यूबीसीज की मतलब जगह ल्यूकोसाइट्स आए तो यू शुड नॉट गेट सरप्राइज्ड कि ये क्या आ गया। ल्यूकोसाइट्स एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज का ही नाम है, ठीक है बेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डब्ल्यूबीसी नहीं है, इसकी कुछ टाइप्स हैं। देयर आर मैन 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। कितनी टाइप्स है बेटा मैन? 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब ये 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज कौन है या ये क्या कैसी है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ WBC दैट वी हैव, दीज आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। इन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। ओके, lymphocytes, one of the cells of WBCs, one of the type of cells of WBCs is lymphocytes। और ये जो lymphocytes होती है ना बेटा, पहली बात याद रखोगे इसमें, पहला पॉइंट याद रखोगे इसमें, these are fewer than RBCs, these are fewer than RBCs are as compared to the RBCs, रेड ब्लड सेल्स, ये उनसे कम होती है, इनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो लिम्फोसाइट्स की जो तादाद होती है वो कम होती है आरबीसीज से, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं बेटा ये लार्जर होती है, दीज लिम्फोसाइट्स आर लार्जर देन आरबीसीज। हाँ वही बात, आरबीसीज से इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है बेटा, आरबीसीज से लिम्फोसाइट्स का साइज बड़ा होता है। तीसरी बात याद रखोगे, दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ज़्यादा आप याद रखने की कोशिश करो, लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो दीज लिम्फोसाइट्स हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस बोले तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है इनके पास, आरबीसीज के पास नहीं होता है, जैसे कि हमने पहली बात की दैट न्यूक्लियस इज एब्सेंट देयर, ठीक। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है दे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, क्लियर है ये बात? ओके, नाउ अब बात करेंगे हम एक दूसरी टाइप ऑफ सेल विच इज़ वाइट ब्लड सेल एक्चुअली, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मोनोसाइट्स, ठीक है बेटा, इन्हें क्या हम कहते हैं? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। पहला पॉइंट ऑफ याद रखो मोनोसाइट्स में, वो क्या रखोगे आप, दैट ये जो मोनोसाइट्स है, दीज मोनोसाइट्स आर लार्ज इन साइज, पहली बात, ठीक है। इनका साइज जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज़ अ लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो मोनोसाइट्स है बेटा, इनका जो न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ एक्चुअली अ लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, you can also say it as a bean type nucleus, ठीक है, और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आप मोनोसाइट्स में याद रखोगे बेटा, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, मोनोसाइट्स का साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलर होता है, ठीक है, ग्रेन्यूलर। इनमें मोनोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है, इनमें इसमें क्या होती है प्रेजेंट? ग्रेन्यूल्स, लाइक आई विल शो यू, वी हैव द पिक इन here in gallery, ये हमारा ये हमारा मोनोसाइट, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करो, और छोटा करेंगे इसको, अब लाएंगे यहाँ पर मोनोसाइट्स। तो ये जो मोनोसाइट्स है बेटा, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस ये होता है लार्ज किडनी शेप्ड, एज यू कैन सी इन द पिक, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस, दिस इज अ लार्ज किडनी शेप्ड, डजंट इट लुक लाइक? यस इट डज, ये किडनी शेप्ड दिखता है। तो ये न्यूक्लियस जो है मोनोसाइट्स में, ये किडनी शेप्ड होता है। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, दैट फ्लूइडी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन इट इज इन ग्रेन्यूलर फॉर्म, इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। हो गई ये बात। अब बात करते हैं हम
हमारी तीसरी टाइप ऑफ सेल दैट्स प्रेजेंट इन आरबीसीज या आरबीसीज वाली सेल, तीसरी टाइप ऑफ आरबीसी दैट इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर इम्पोर्टेंट, बट आपके सेलेबस में मे बी ना हो, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकती है, आगे जाकर जितने आपके क्लासेस हैं हायर क्लासेस में आपके काम आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब न्यूट्रोफिल्स इज न्यूट्रोफिल्स थर्ड टाइप ऑफ सेल। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ व्हाट सेल? WBC, it is the third type of leukocyte. Whenever I am talking of WBC or leukocyte, चाहे मैं ल्यूकोसाइट बोलूँ चाहे मैं WBC बोलूँ, बोथ आर सेम। ठीक है, यू डोंट नीड टू गेट शॉक्ड। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है, पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो न्यूट्रोफिल्स है, पहला पॉइंट आप इसमें ये लिखो कि these are found in large numbers, these are found in large numbers। ठीक है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ईच ऑफ देम हैज़ अ लॉबुलेटेड न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? लॉब्यूलेटेड, लॉब्यूलेटेड, लॉबुलेटेड। उसके लॉब्यूल्स होते हैं, लाइक कंपार्टमेंट्स। ठीक है बेटा, मे बी आई कैन शो यू दिस न्यूट्रोफिल्स। ये हमारा न्यूट्रोफिल, ये लो बेटा हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स में हमने क्या देखा, ये जो न्यूट्रोफिल्स है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, इनका न्यूक्लियस लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है, लाइक दिस एज यू कैन सी। ये जो ये हुआ एक लॉब्यूल, दूसरा लॉब्यूल, तीसरा लॉब्यूल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है इसका? न्यूट्रोफिल्स का लॉब्यूलेटेड। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखोगे आप, ये जो न्यूट्रोफिल्स है सेम एज मोनोसाइट्स, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसका भी साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो ग्रैन्युलर। इसमें भी लाइक इस पिक में इसने शो किया है, ये छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स देख रहे हो आप, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो ये न्यूट्रोफिल्स जो है ये भी ग्रैन्युलर होते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वी हैव टू गो फॉर सेल थ्योरी आल्सो। न्यूट्रोफिल्स के बाद नंबर 4 टाइप ऑफ सेल जो हमारे पास है दैट इज इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, तो फोर्थ टाइप ऑफ जो हमारे पास WBC है, दीज आर इओसिनोफिल्स। ठीक है बेटा, ये जो इओसिनोफिल्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, आई डोंट थिंक इट्स सो विजिबल टू यू, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? बाइलोब्ड। इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसके दो लोब्स होते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये है हमारा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का जो ये यहाँ पर क्यों नहीं जाता, चलो फिर कोई बात नहीं। ये जो इओसिनोफिल्स है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है इसके न्यूक्लियस का। जो इओसिनोफिल्स है इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है बेटा, ये अगर इम्पोर्टेंट बात है, अगर इओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो, अल्लाह बचाए, इफ द नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इंक्रीजेज इन आवर ब्लड, इओसिनोफिल्स का नंबर अगर इओसिनोफिल्स का नंबर क्या हो? इंक्रीज। whenever I show you like this arrow up, this is increase। ठीक है, अगर बेटा नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इंक्रीज हो तो अल्लाह बचाए हमारे अंदर एक डिजीज़ होती है जिसे हम इओसिनोफीलिया कहते हैं। ठीक है, इओसिनोफीलिया, इओसिनोफीलिया एक टाइप ऑफ डिजीज़ है जो कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स की वजह से होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो इओसिनोफीलिया है, अगर आपको मतलब लगे कभी अपने आप में, या कहीं आप देखो कि किसी पर्सन में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं, या अगर फीवर्स हो, ठीक है बेटा, फीवर्स हो, ओके, स्टोमक एक हो सकता है। अगर स्टोमक एक हो
या चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है बेटा, चेस्ट पेन हो सकता है, कफ हो सकती है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है बेटा, सॉरी स्वेलिंग हो सकती है, ठीक, अनइवन वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, और कोई मे बी कन्फ्यूजन हो सकता, हाँ मे बी नहीं बट कन्फ्यूजन एक सिम्टम है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होना, ठीक है। ये किस वजह से होती है? अगर आपकी बॉडी में एक डिजीज़ चल रही हो जिसे हम इयोसिनोफिलिया कहते हैं, ठीक है। इयोसिनोफिलिया मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इयोसिनोफिल्स। WBC की एक टाइप ऑफ सेल है जिसे इयोसिनोफिल्स कहते हैं। अगर उनका नंबर इंक्रीज हो तो हमारी बॉडी में एक डिजीज़ पैदा होती है जिसे इयोसिनोफिलिया कहते हैं। बेटा आप याद रखो एक बात, जो इयोसिनोफिल्स का नंबर हमारे ब्लड में होना चाहिए, दैट रेंजेस फ्रॉम 30 to 350, आई थिंक इतना ही है, 30 to 350 अप्रॉक्सीमेटली, मे बी यू नीड टू चेक इट आउट, आई एम नॉट करेक्ट, आई थिंक मे बी अगर मैं करेक्ट हूँ तो 30 to 350 सेल्स हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में कितनी मात्रा होनी चाहिए इयोसिनोफिल्स की, 330 to 350 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है बेटा, पर माइक्रोलीटर। हर माइक्रोलीटर में LTR बोलिए तो लीटर, हर माइक्रोलीटर में 330 to 350 सेल्स इयोसिनोफिलिया का रेंज जो है ये नॉर्मल है, ठीक है बेटा। अगर 30 से कम है या 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा आपको कौन सी डिजीज़ दे सकते हैं? इयोसिनोफिलिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके अंदर एक डिजीज़ क्रिएट होगी इयोसिनोफिलिया विद दीज सिम्टम्स, ठीक है, आप इसको पहचान सकते हैं। आ रही है बात मेरी समझ, क्लियर है? तो ये इयोसिनोफिल्स है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ सेल है हमारे पास, नंबर फिफ्थ टाइप ऑफ सेल जो हमारे पास है, एंड इस सेल को हम बैसोफिल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। ये है नंबर फिफ्थ सेल एंड दीज आर बैसोफिल्स। ये जो बैसोफिल्स है ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ WBCs है, बैसोफिल्स। जो बैसोफिल्स है ना, पहली बात इसमें याद रखो कि दीज आर फाउंड इन स्मॉल नंबर्स। ये हमारी बॉडी में या हमारी ब्लड में ज़्यादा नहीं होती है, दीज आर फाउंड इन स्मॉल नंबर्स, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखोगे, जो इनका न्यूक्लियस होता है, बैसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है, इट इज़ इरेगुलर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, इरेगुलर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। अब कहोगे ये इरेगुलर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है क्या? बेटा जो इनका न्यूक्लियस होता है बैसोफिल्स का, दैट इज़ नॉट ऑलवेज वो बीन शेप्ड का नहीं होगा, वो लॉब्यूलेटेड नहीं होगा, वो बाइलोब्ड नहीं होगा, वो इरेगुलर होगा, ठीक है, एंड पॉलीमॉर्फिक होगा, कमिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, उसकी एक ही फॉर्म नहीं होगी, ठीक है बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उसकी, कभी वो एक शेप का होगा, कभी वो दूसरी शेप का होगा, ठीक है। तो ये बैसोफिल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। अब बैसोफिल्स ये थी कुछ 5 टाइप्स ऑफ WBCs को छोड़कर अब हमारा तीसरा नंबर ऑफ सेल जो हम ब्लड में देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स, एंड ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है या प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड एज प्लेटलेट्स, ठीक है, इन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स आर इम्पॉर्टेंट। प्लेटलेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे है वो आगे जाकर आपको देखना है। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इनका जो बेटा साइज होता है दैट इज़ स्मॉल, ठीक है, दे कम इन स्मॉल साइज, ठीक, एंड दे अपीयर स्टार शेप्ड। ये कैसे लगते हैं? डिस्क शेप्ड लगते हैं, ये स्टार शेप्ड और डिस्क शेप्ड होते हैं, स्टार शेप्ड और डिस्क शेप्ड, ठीक है, स्टार शेप्ड और डिस्क शेप्ड होते हैं। एंड मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कही, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है दिस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, किस में मदद करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस was all about the cells that we find where after taking a blood smear under the microscope, वहाँ पर हम ये सारी cells देख सकते हैं।
इज़ इट क्लियर? ओके, मुझे नहीं लगता आप कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी सेल्स जो हम एक माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम 1 करोड़ की नहीं बल्कि करोड़ों की। अब जो बात होगी वो सीधे होगी मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न सेल थ्योरी। चलो बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी, आई विल चेंज द पेज। अरे चेंज नहीं हो रहा यार, चलो पहले ये ख़त्म करते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी जो है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो बुक्स है उनमें क्लासिक थ्योरीज़ हैं, ठीक है, क्लासिक सेल थ्योरीज़ हैं, बट मॉडर्न सेल थ्योरी नहीं है। मॉडर्न सेल थ्योरी इज सेम बट इसमें कुछ एडिशंस हैं, ठीक है बेटा। बट क्लासिक सेल थ्योरी आपके सिलेबस में है, ये तो पढ़नी ही पड़ेगी। बाद में हम मॉडर्न सेल थ्योरी की तरफ भी ध्यान देंगे। तो स्टार्ट, ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, असल टॉपिक आज हमारा ये था। ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, कुछ साइंटिस्ट्स हैं, कुछ डिस्कवरर्स या बायोलॉजिस्ट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बात करेंगे हम जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन, गधा टाइप का नाम, जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन, ठीक है बेटा, जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन। तो ये जो जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन थे, इन्होंने 1838 में अपनी जो है थ्योरी दी, ठीक है। एक्चुअली जो ये जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। तो इनका जो ज़्यादा रुझान रहता होगा वो कहाँ रहता होगा, बॉटनी की तरफ, यानी कि प्लांट्स की तरफ, ठीक है। तो ये जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं हमारे जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन, ये 1838 में एक थ्योरी देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि जितने प्लांट्स है, पहला पॉइंट एंड पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, ये कहते हैं कि जितने प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ सेल्स। पहली बात क्या कही इसने, ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। आई चेंज द कलर टू हाईलाइट इट। ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। ऑल सेल्स कंसिस्ट ऑफ, ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ये कौन कहता है, जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन इन 1838। ये एक थ्योरी थी। उसके बाद जो साइंटिस्ट नंबर दूसरा आता है, व्हाट हैपेंड टू द पेज, सॉरी, जो साइंटिस्ट नंबर दूसरा आता है, साइंटिस्ट नंबर दूसरा कौन है, जिसे हम शॉन कहते हैं, या एक्चुअली सेचुलेटन शॉन वाली थ्योरी है, जिसे हम थियोडर शॉन कहते हैं, थियोडर शॉन, ठीक है बेटा। ये जो थियोडर शॉन थे, ये भी जर्मनी के ही थे, ये भी जर्मनी के ही थे, बट ही वाज ए जर्मन जोलॉजिस्ट, जर्मन जोलॉजिस्ट। ये जो थियोडर शॉन है, ये जो जर्मन जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लेटर दैट ईयर आफ्टर जैकब मैथ्यूज सेचुलेटन 1838 के बाद इन्होंने 1839 में एक थ्योरी दी। वो क्या थी, इन्होंने क्या कहा, ही इंडिपेंडेंटली असर्टेड दैट जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, ये किसके बने हैं, सेल्स के। क्या कहा इसने, जितने भी एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, these are made of cells. Animals and plants are made of cells. Who said it? Theodor Schwann in 1839. He independently asserted that जितने भी plants हैं and जितने भी animals हैं, these are made up of cells. क्लियर। ये दो थ्योरीज थी, 1839 में एक आई और 1838 में एक आई, दैट वाज गिवन बाय सेचुलेटन एंड शॉन। तो ये वाली थ्योरी। फिर क्या होता है,
फिर ये जो थ्योरी है सेल थ्योरी जो इन दोनों ने दी है, इन दोनों ने दी थी सेशलिडन और शॉन ने, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो सेल थ्योरी को क्या किया जाता है, रिफाइन इसको मॉडिफाई किया जाता है। कब मॉडिफाई किया जाता है, 1855। कौन करता है, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक, ये रुडोल्फ वर्चो ने किया। एक बंदा था बहुत खतरनाक, एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चो, ठीक बेटा, रुडोल्फ वर्चो, वर्चो, ठीक है, रुडोल्फ वर्चो 1855 में आता है और इन दोनों की बैंड बजा के चला जाता है। ये कहता है कि ये जो थियोडर शॉन ने कहा और ये जो जैकब मैथीज सेशलिडन ने कहा, या सेशलिडन और शॉन ने कहा, चलो सही है, मानते हैं, बट मैं इसको थोड़ा रिफाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ इनकी सेल थ्योरी को। ये जो रुडोल्फ वर्चो थे, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ये क्या कहते हैं 1855 में, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितनी भी सेल्स हैं ये कहाँ से आती है, दीज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इसलिए इसके लिए एक मतलब फ्रेंच लाइन है, फ्रेंच पंच लाइन। तो वो फ्रेंच पंच लाइन क्या है, लेट मी टेल यू, वो ये है ओमनी सेल्यूला, एक मिनट, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है बेटा। अब हम क्या जाने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला क्या है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये आपस में, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का क्या मतलब है। इसका मतलब है एक्चुअली जो ये ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला है बेटा, इसका मतलब है जितनी भी नई सेल्स हैं, जितनी भी नई सेल्स हैं यानी कि न्यू सेल्स, दीज अराइज फ्रॉम academia zoologica, these cells arise from the pre-existing cells। ये कहाँ से आती है, pre-existing माने उन सेल्स से आती हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हों। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये जो नई सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती कहाँ हैं भाई, आएंगी तो कहाँ से आएंगी। मे बी आपने कभी सेल डिविजन का नाम सुना हो, आई बात मेरी समझ। एक सेल जब डिवाइड करती है बेटा वो डॉटर सेल्स देती है, ठीक है, एक सेल जब डिवाइड करती है वो डॉटर सेल्स देती है, ठीक है, फिर ये जब मैच्योर होती हैं ये डिवाइड करती है, इसने दी, और ऐसे ही ऐसी आगे जाकर बहुत सारी सेल्स बनती है। तो असल में बात कहनी ये है, ये जो सेल आई ये किस सेल से आई, ये इस सेल से आई, ठीक है, ये इस सेल से आई, ये सेल किससे आई, इस सेल से आई। तो these existed because of the pre-existing cells that were before them। तो सेल्स कहाँ से आती है, न्यू सेल्स, नई सेल्स कहाँ से जनरेट होती है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये थ्योरी रीडिफाइन की थी और ये किसने ये आइडिया दिया था, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो ने ही कहा था ये जो नई सेल्स हैं ये कहाँ से आती है, दीज सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है बेटा। अब कुछ चीज़ें, कुछ पोस्टुलेट्स आप याद रखोगे, मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगा बट हाँ असल में लिखूँगा, कुछ पोस्टुलेट्स आप याद रखोगे रिलेटेड सेल थ्योरी। मैं भी तो थक गया, आई थिंक वी शुड कंक्लूड नाउ। तो बिफोर द कंक्लूशन लेट मी राइट डाउन हियर द पोस्टुलेट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इन्हें याद रखने की कोशिश करनी है। तो असल में चाहे सेशलिडन एंड शॉन की थ्योरीज ही हो या रुडोल्फ वर्चो की थ्योरीज हो, इन सबको मिलाकर हम अगर देखेंगे सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स वो है क्या। तो पहला पोस्टुलेट आप बेटा याद रखोगे, पहला पोस्टुलेट आप याद रखोगे क्या, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, all organisms, change the color, all organisms
All organisms are comprised of cells. Comprised of cells. जितने भी organisms हैं ये किसके बने हुए हैं? cells के and cell products. ठीक है बेटा? all organisms are comprised of cells and cell products. पहला postulate. नंबर सेकंड जो आप postulate याद रखेंगे या रखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि बेटा जितनी भी metabolic reactions होती हैं they take place in cells. ठीक है, they take place in cells. जितनी भी metabolic reactions हैं they take place in cells. दूसरा postulate, दूसरा point. ठीक है, तो जितनी भी metabolic reactions होती है वो कहाँ होती है? cells में होती है. इसीलिए जो cells हैं these are called the structural and functional units of life. आई समझ में बात? तीसरा postulate और important postulate आप जो याद रखोगे वो ये है कि जितनी भी cells हैं नई वाली, जितनी भी all new cells, ठीक है बेटा, all new cells arise, जितनी भी नई cells है वो कहाँ से आती है? These arise from the pre-existing cells. From the pre-existing cells. pre-existing cells. एक ही बात याद रखनी है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, आपको समझ आ जाएगा. ये जो नई सेल्स है ये कहाँ से आती है? These arise from the pre-existing cells. ठीक है बेटा? ओके, आई मेरी बात समझ. अब चौथा अगर आप फॉस्फेट याद रखने की कोशिश करेंगे या याद रखेंगे वो क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्ट करता है अपनी लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिजम्स, वी कैन सी इन अ बेटर वे दैट, लेट मी चेंज द कलर. every organism starts its life from a single cell. तो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये अपनी जो लाइफ है ये कहाँ से स्टार्ट करता है? फ्रॉम ए सिंगल सेल. वो आपको कैसे समझाया जाएगा? हम अपनी लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्पर्म से, ओवम से. ठीक है, these are the single cells from where we start our life. तो हर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है कहाँ से? फ्रॉम ए सिंगल cell. Let it be the part 1 of modern cell theory. I'm very much exhausted now. Part 1 of the modern cell theory. अब हम कल करेंगे part 2 of the modern cell theory. ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलते हैं. ठीक है, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह. कल नहीं, परसों. तो क्लासेस एक दिन छोड़कर आएंगे. ठीक है, ऑन द consecutive days. So it is the end of this lecture and I bid you fi amanillah. Thank you for staying. Bye.